आज हम बात करेंगे अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो बच्चों, अधिशोषण तो हमने समझ लिया है, ढंग से सबको समझ में आ गया अधिशोषण होता क्या है। अब अधिशोषण के प्रकार क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन के टाइप्स क्या क्या है। देखो, एडजॉर्प्शन दो तरह से होता है, एक तो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसको फिजिजॉर्प्शन भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, फिजिजॉर्प्शन, या हिंदी में बोलते हैं इसको भौतिक अधिशोषण। ठीक है। और केमिकल अधिशोषण को कह सकते हैं अपन केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन जिसको कहते हैं हम रासायनिक अधिशोषण। अब जब किसी गैस की हम बात कर रहे हैं, किसकी, देखो यहां पर अधिशोष्य तो क्या है, गैस, और अधिशोषक यानी एडजॉर्बेंट वो क्या है, ठोस। अधिशोषक तो हम लेके चलेंगे गैस को, और अधिशोषक क्या लेंगे हम, ठोस। ठीक है। जब अधिशोष्य गैस है तो ही अधिशोषण दो तरह का बांट दिया गया है। अधिशोषण को दो प्रकार में बांटा गया है। जब अधिशोष्य कौन है, गैस है। गैस का अधिशोषण दो तरह से हो सकता है। ये बात नोट करेंगे कि अधिशोषण के दो टाइप्स हैं। वो कब है, जब अधिशोष्य कौन है, गैस, यानी गैस का अधिशोषण दो तरह से हो सकता है, ठोस की सतह पर। दो तरह से अधिशोषण होता है। दोनों अधिशोषण के प्रकार सबको याद होने चाहिए, एक तो फिजिजॉर्प्शन और एक केमिजॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब भौतिक अधिशोषण क्या होता है और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, इसकी बात करें हम। देखो, भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो गैस होती है वो सॉलिड की सरफेस पर, ठोस की सतह पर जब अधिशोषित होती है तो दुर्बल वान डेर वाल बंध बनाती है, वीक बॉन्ड्स बनाती है। कैसे बॉन्ड बनाएगी, वीक वान डेर वाल बंध, दुर्बल वान डेर वाल बॉन्ड्स, ये ध्यान रखिए। ठीक है, वान डेर वाल बंध तो पढ़े हैं ना हमने 11th में, ये दुर्बल होते हैं। तो गैस जब ठोस की सतह पर दुर्बल वान डेर वाल बंध बनाती है तो कौन सा अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण होता है। कौन सा अधिशोषण होता है, भौतिक, यानी फिजिजॉर्प्शन होता है। क्लियर हो गई बात। गैस के अणु ठोस की सतह पर कौन से बंध बनाएंगे, दुर्बल वान डेर वाल बंध बनाएंगे, तो कौन सा अधिशोषण हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण में गैस क्या करेगी, सॉलिड की सतह पर, ठोस की सतह पर बंध बनाएगी, और बंध भी कैसे, रासायनिक बंध बनाएगी। कौन से बंध बनाएगी, केमिकल बॉन्ड बनाती। गैस सॉलिड की सतह पर केमिकल बॉन्ड बनाएगी, रासायनिक बंध बनाती है, तो उस अधिशोषण को हम कह देते हैं, कौन सा अधिशोषण, केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन या रसावशोषण कहते हैं। ये हो गई, बिल्कुल सरल सी बात है। भौतिक अधिशोषण में तो कैसा बंध बन रहा है, वीक वान डेर वाल बॉन्ड बन रहा है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में कैसा बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, रासायनिक बंध बन रहा है। अब रासायनिक बंध कैसा हो सकता है, वो आयनिक भी हो सकता है, रासायनिक बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, और रासायनिक बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है। ठीक है, कोवेलेंट यानी सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध भी बना सकते हैं और आयनिक बंध भी हो सकता है। रासायनिक बंध इन दोनों में से कोई एक टाइप का होगा, या तो आयनिक बंध बनेगा या काओला। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान रखेंगे, देखो गैस, जैसे हम यहाँ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें कौन सी गैस ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस है। मान लीजिए हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की सतह पर, प्लेटिनम जो होता है उसकी सतह पर हाइड्रोजन गैस का भौतिक अधिशोषण होता है।
प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का कौन सा अधिशोषण होता है? भौतिक अधिशोषण होता है। हाइड्रोजन गैस के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्लेटिनम, मान लीजिए प्लेटिनम की सतह पर जाकर के, जैसे दूसरा डायग्राम देखो, इसमें साफ साफ दिख रहा है ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, दो का मतलब एक H एक H, H2 है ना, H2 का मतलब एक H एक H, ये दो क्यों जुड़ रहे हैं आपस में? इसका मतलब दो एटम है हाइड्रोजन के, H2 के रूप में होता है ना हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जाते हैं प्लेटिनम की सरफेस पर, और प्लेटिनम की सरफेस पर जाकर के ये क्या बना लेते हैं? वीक वैंडरवाल बॉन्ड्स बना, वीक वैंडरवाल बंध बना लेते हैं। ठीक है, ये प्लेटिनम की सरफेस है। यहाँ पर प्लेटिनम की सरफेस पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? वीक वैंडरवाल बॉन्ड। क्लियर? तो ये हो गया कौन सा अधिशोषण? फिजिकल एडजॉर्प्शन हो गया, ये भौतिक अधिशोषण। लेकिन देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, इन दोनों को कभी कभी इन दोनों को पहचानना कठिन हो जाता है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सा अधिशोषण हो रहा है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है या ये केमिकल एडजॉर्प्शन। जैसे अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्लेटिनम की सरफेस पर जाकर के वीक वैंडरवाल बॉन्ड बना लेते हैं, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन कर लेते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाता है, तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, किसमें? हाइड्रोजन के एटम्स में। देखो ये दूसरा डायग्राम में देखो, ये हाइड्रोजन एटम में टूट गए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं इधर, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन परमाणु यानी H2 के रूप में। तो यहाँ तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? यहाँ पर वीक वैंडरवाल, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इन दोनों के बीच का, हाइड्रोजन परमाणु के बीच का ये बॉन्ड टूट जाता है, वे दो एटम के रूप में अलग अलग हो गए, एक हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, और ये फिर प्लेटिनम की सरफेस पर देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है? केमिकल बॉन्ड बन रहा है। क्लियर हो गई बात? मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन प्लेटिनम की सरफेस से वीक वैंडरवाल बॉन्ड बनाता है, उसका भौतिक अधिशोषण होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, किसमें? हाइड्रोजन के एटम में। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल किसमें टूट जाए? हाइड्रोजन के परमाणुओं में विभक्त हो जाते हैं, तो फिर वो प्लेटिनम की सतह से कौन से बॉन्ड बना लेते हैं? रासायनिक बॉन्ड बना लेते हैं। और जो भौतिक अधिशोषण होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो रासायनिक अधिशोषण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लेटिनम की सतह पर पहले तो भौतिक अधिशोषण करते हैं, लेकिन बाद में एटम में टूट जाने के बाद वो केमिकल एडजॉर्प्शन कर लेते हैं। यानी दोनों तरह का एडजॉर्प्शन हो रहा है। पहले भौतिक अधिशोषण होता है, और जब एटम में विभक्त हो जाएंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात सबको? अब फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, यानी फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में कंपैरिजन करेंगे अपन, इन दोनों की तुलना करेंगे। दोनों की तुलना करने पर हम इसको आसानी से समझ पाएंगे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। दोनों को तुलनात्मक रूप से देखेंगे, तो याद करने में भी हमें सुविधा रहेगी। जैसे हम पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करता हूँ। फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखो हमने क्या कहा? गैस का होता है, ये बात ध्यान रखना। गैस का जब अधिशोषण होता है तो ही दो टाइप है, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। अब गैस, इसमें पहली बात तो ध्यान रखनी है इसकी विशिष्टता। हिंदी में बोले क्या? विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक, विशिष्ट जानते हैं ना सब। तो विशिष्टता की बात करें तो गैस कोई भी हो, किसी भी गैस का भौतिक अधिशोषण हो सकता है। भौतिक अधिशोषण किसी भी गैस का हो सकता है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में ठोस की सतह से केवल कौन से बॉन्ड बनते हैं? वीक वैंडरवाल बॉन्ड बनते हैं। तो वीक वैंडरवाल बॉन्ड बनने के कारण किसी भी गैस का भौतिक अधिशोषण होता है। हम कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं है, सभी गैसें भौतिक अधिशोषण कर सकते हैं, कोई भी गैस हो। ये ध्यान रखेंगे पहली बात, सभी गैसों का हो जाता है भौतिक अधिशोषण। यहाँ कोई विशिष्टता नहीं है कि इस गैस का होगा, इसका नहीं होगा, सभी का होता है भौतिक अधिशोषण। ये बात ध्यान रखें, फिजिकल एडजॉर्प्शन सभी को। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें हम, इधर मैं केमिकल लिख रहा हूं, तो केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो सभी गैसों का केमिकल एडजॉर्प्शन नहीं होता।
कुछ विशेष गैसें ही रासायनिक बंध बनाएंगी अधिशोषक के साथ। रासायनिक बंध कौन बनाएंगे? जो अधिशोषक से क्रिया करेंगे। रासायनिक बंध कब बनता है? जब आपस में क्या होती है? रिएक्शन होती है। तो जब अधिशोषक यानी गैस अधिशोषक से क्या करे? एडजॉर्बेंट से क्या करे? अधिशोषक के साथ क्या करे? रिएक्शन करे, उसके साथ क्रिया करके क्या बनाए? यौगिक बनाए, तो ही कौन सा अधिशोषण होगा? रासायनिक। गैस और अधिशोषक के बीच में क्रिया होने से यौगिक बनता है, तो कौन सा अधिशोषण होता है? रासायनिक अधिशोषण। ठीक है। अब क्रिया हर गैस तो करेगी नहीं अधिशोषक के साथ, सभी गैसें सभी अधिशोषकों की क्रिया थोड़ी करती है। जो क्रिया करती है उनका रासायनिक अधिशोषण। तो पहली बात सबको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, ये जो भौतिक अधिशोषण होता है ना, ये उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब समझ गए? रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब जैसे ये अधिशोषक की सतह है, इस पर गैस का अधिशोषण हो गया, जैसे गैस के अणु इसकी सरफेस पर आ गए। अब जब इसको हम गर्म कर दें, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये अणु वापस हट जाएंगे, यहां से वापस क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं उत्क्रमण, रिवर्सिबल। अधिशोषण हो गया, और अधिशोषण होने के बाद जब गर्म करते तो वापस गैस के अणु अधिशोषक की सतह से बाहर निकल जाते हैं, वहां से हट जाते हैं। देखो, गैस के अणुओं का सतह पर आकर के जमा होना तो हमने कहा एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण, और एक इसके विपरीत जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं विशोषण। क्या बोलते हैं उसको? विशोषण। ये ध्यान रखना, अधिशोषण के विपरीत जो घटना है उसे क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशोषण। ठीक है। डीजॉर्प्शन कहते हैं अंग्रेजी में इसको। तो यहाँ अधिशोषण हो जाएगा, गर्म करने पर वापस विशोषण हो जाएगा, वापस हट जाएगा। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक अधिशोषण कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल। ये ध्यान रखें। क्यों है इरिवर्सिबल? देखो, अभी हमने कहा कि यहां गैस अधिशोषक के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी? यौगिक बनाएगी, तभी तो रासायनिक अधिशोषण होगा। और जब यौगिक बनाएगी तो रासायनिक बंध बन जाएंगे प्रबल, तो बंध नहीं टूटेंगे, यानी वापस गैस उसमें से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, देखो, भौतिक अधिशोषण उसी गैस का ज्यादा होता है। अब भौतिक अधिशोषण मैंने कहा किसी भी गैस का हो सकता है भौतिक, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, सबका है भौतिक अधिशोषण। लेकिन ऐसी गैसें जिनका द्रवीकरण सरलता से हो जाए, इनका द्रवीकरण क्या होता है? सरलता से होता है। देखो, गैस का द्रवीकरण हो जाता है, ये टॉपिक हमने 11th क्लास में पढ़ा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस का द्रवीकरण हो जाता है, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। कब होती है? उसके लिए कंडीशन क्या बताई थी? गैस द्रव में कब परिवर्तित होगी? बताओ। गैस को अगर हमें द्रव में चेंज करना है, द्रव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम? टेम्परेचर को तो क्या करना पड़ता है? कम, और प्रेशर को क्या करना पड़ता है? ज्यादा। किसी भी गैस को अगर द्रव में चेंज करना है तो ताप को कर दो कम, प्रेशर को कर दो ज्यादा, तो गैस के अणु पास आ जाएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो। फिर यहां देखो, एक निश्चित टेम्परेचर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर से ज्यादा अगर टेम्परेचर अगर है तो दाब कितना ही बढ़ा दो, गैस का द्रवीकरण नहीं होगा। उस टेम्परेचर को कौन सा टेम्परेचर कहते हैं? जल्दी बताएंगे। वह अधिकतम ताप जिससे, देखो ये टेम्परेचर, मैंने दोबारा बताऊं, दोबारा तुमसे बात करता हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं इस चीज को। मैंने क्या कहा कि एक निश्चित टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर कर दे अपन, चाहे 0.1 ही ज्यादा करें, तो दाब कितना ही बढ़ा दो, गैस का द्रवीकरण नहीं होगा। वेरी गुड, दुर्गेश ने बताया क्रांतिक ताप। वेरी गुड बेटा, क्रांतिक ताप। उसको कौन सा ताप कहेंगे अपन? क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हमने टीसी से रिप्रेजेंट किया था, याद करो 11th में पढ़ा था हमने, क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी। क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिससे अधिक ताप पर दाब कितना ही बढ़ा दिया जाए, गैस का द्रवीकरण नहीं होगा। अब क्रांतिक ताप जितना ज्यादा है गैस का, यानी उसका द्रवीकरण उतना ही आसानी से होगा।
क्रांतिक ताप जितना ज्यादा है द्रवीकरण उतनी ही सरलता से होगा। ध्यान रखना, गैस का द्रवीकरण कब सरलता से होगा? जब क्रांतिक ताप ज्यादा है। और जब गैस का द्रवीकरण सरलता से होता है तो भौतिक अधिशोषण आसानी से होता है। यानी भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडसोर्प्शन डिपेंड करता है गैस के क्रांतिक ताप पर। भौतिक अधिशोषण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रांतिक ताप यानी टीसी के। टीसी किसी गैस का ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का ज्यादा है तो समझ जाना उसका भौतिक अधिशोषण आसानी से होगा। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, जिस गैस का क्रांतिक ताप कम है, उसका भौतिक अधिशोषण आसानी से नहीं होगा। जैसे हम तुलना करें, जैसे एक तो है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक है मेथेन CH4। ठीक है, मेथेन है और सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों गैसों की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप ज्यादा होता है। इसका क्रांतिक ताप ज्यादा है इसकी तुलना में, मेथेन की तुलना में। सल्फर डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप मेथेन के क्रांतिक ताप से ज्यादा होता है। यानी किसका द्रवीकरण सरलता से होगा? जल्दी बताएंगे। SO2 CH4 में किसका द्रवीकरण सरलता से होगा? SO2 का सरलता से होगा। जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा है उसका द्रवीकरण सरलता से होगा। अब इन दोनों में बताओ किसका भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा? इन दोनों में किसका भौतिक अधिशोषण ज्यादा होगा? SO2 का ही ज्यादा होगा। जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा है उसका भौतिक, जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा है उसका भौतिक अधिशोषण ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात सबको? ये ध्यान रखेंगे। तो पहली बात ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि उसी गैस का द्रवीकरण सरलता से होता है जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा होता है, और जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा होता है उसका भौतिक अधिशोषण भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब रासायनिक अधिशोषण कौन सी गैस का ज्यादा होगा? जैसे दो अलग अलग गैसें हमारे पास, तो कौन सी गैस ज्यादा रासायनिक अधिशोषण करेगी? तो वो डिपेंड करेगा गैस की प्रकृति पर और अधिशोषक की प्रकृति पर, दोनों पर डिपेंड करेगा। जो गैस अधिशोषक के साथ क्रिया करके बॉन्ड बनाएगी, क्रिया करके यौगिक बनाएगी, उसका हो जाएगा रासायनिक अधिशोषण। जो क्रिया नहीं करेगी उसका नहीं होगा रासायनिक। समझ में आ रही है बात? तो जो रासायनिक बंध बनाती है अधिशोषक के, या हम कह सकते हैं रासायनिक बंध बनाने का मतलब यौगिक बनाती है, उसका होता है रासायनिक अधिशोषण। ये दोनों बातें समझ में आ गई? बात सबको समझ में आ गई? चीजें यहां तक सबको समझ में आ गया? इसके बाद में देखो भौतिक अधिशोषण। बहुत मैंने अभी कहा, कल भी बताया था मैंने कि जब गैस का अधिशोषण होता है ठोस की सतह पर, तो ठोस की जो पृष्ठीय ऊर्जा है उसमें कमी आती है, या हम कह सकते हैं ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और उसको हमने क्या कहा था? ठोस की सतह पर जब गैस का अधिशोषण होता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और जब जो ये ऊष्मा मुक्त होती है उस ऊष्मा को क्या नाम दिया था हमने? ये जो ऊष्मा मुक्त होती है उस ऊष्मा को क्या नाम दिया था? जल्दी बताएंगे। ठोस की सतह पर जब गैस का अधिशोषण होता है तो जो ऊष्मा मुक्त होती है उस ऊष्मा का क्या नाम है? अधिशोषण एंथैल्पी। वेरी गुड, दुर्गेश ने बताया अधिशोषण ऊष्मा। अधिशोषण ऊष्मा कह दो चाहे अधिशोषण एंथैल्पी कह दो, ठीक है, अधिशोषण एंथैल्पी। ठीक है, अधिशोषण एंथैल्पी होती है जब गैस का ठोसी सतह पर अधिशोषण होगा तो ऊष्मा मुक्त होती है, उसको कहते हैं अधिशोषण एंथैल्पी। अब देखो अधिशोषण एंथैल्पी का मान अगर भौतिक अधिशोषण है तो कम होता है। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण एंथैल्पी का मान कम होता है, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण एंथैल्पी क्या है? कम, और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा। वहां ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये बातें सबको समझ में आ गई? अब देखो और भी बहुत सारे बातें हैं जिनको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। देखो ये सारणी देखो, रासायनिक इधर लिखा हुआ है भौतिक अधिशोषण, इधर लिखा है रासायनिक। इन दोनों में देखो सबसे पहला मैंने तुमको बताया था, सबसे पहली बात देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, भौतिक अधिशोषण दुर्बल वांडरवाल बंध बनने के कारण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं है, इसका कारण मैंने बताया जैसे विशिष्ट यानी किसी भी गैस का हो सकता है भौतिक अधिशोषण, जबकि रासायनिक अधिशोषण अति विशिष्ट होता है।
यानी सभी गैसों का रासायनिक अधिशोषण नहीं होता है, उन्हीं का होता है जो रासायनिक बंध बनाते हैं। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। ये बात भी समझ में आ गई थी। आगे देखो, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो गैसें अधिक आसानी से द्रवणीय है, यानी जिनका अधिक आसानी से द्रवीकरण हो जाता है, उनका भौतिक अधिशोषण ज्यादा होता है। और जो ये भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं, उनका होता है रसावशोषण, यानी रासायनिक। जो क्रिया करेंगी उनका रासायनिक अधिशोषण होता है, और जो आसानी से द्रवित हो जाएंगी उनका भौतिक अधिशोषण आसानी। ठीक है, भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण एंथैल्पी कम होती है। कितनी है ये ध्यान रखेंगे, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण एंथैल्पी कम है, वो कितनी है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। जबकि रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण एंथैल्पी होती है 30 से 240 किलो जूल पर मोल। 30 की जगह गलत छपा हुआ 80 आएगा यहाँ पर, है ना। 80 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। ये ध्यान रखेंगे, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। अब देखो, भौतिक अधिशोषण जो है ना वो कम ताप पर होता है। ये अपने भौतिक अधिशोषण देखा था, अभी मैंने बताया था ऊष्मागतिकी में कि ताप कम होगा तो अधिशोषण अपने आप होगा। और वो बात किसके लिए सही है, भौतिक अधिशोषण के लिए। अगर भौतिक अधिशोषण है तो निम्न ताप पर ही होता है, क्योंकि निम्न ताप पर डेल्टा जी का मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। निम्न ताप पर डेल्टा जी का मान कैसा आता है, ऋणात्मक। इसीलिए निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण को ताप बढ़ाने पर अपन बढ़ा सकते, ठीक है, उच्च ताप पर होता है रासायनिक। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ये नहीं कि ताप बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, ये भी एक निश्चित ताप तक बढ़ता है, उसके बाद में इसमें भी क्या आने लग जाती है, कमी आने लगती है। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है भौतिक अधिशोषण। ये ध्यान रखना, सक्रियण ऊर्जा पता है ना सबको, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी भौतिक अधिशोषण के लिए आवश्यक नहीं, जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कभी कभी होती है। अब देखो, भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण, क्षेत्रफल बढ़ता है पृष्ठ का तो अधिशोषण भी बढ़ता है। जैसे हमारे पास एक सतह है, एक तो अधिशोषक है जिसकी सतह कैसी है, छोटी, जैसे ये इतना सा है। एक अधिशोषक ऐसा है जिसकी सतह बड़ी है। अब हम समझ जाएंगे कि किस पर अधिशोषण ज्यादा होगा, और जिसकी सतह छोटी है वहां पर अधिशोषण कम होगा, जिसकी सतह बड़ी है वहां पर अधिशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बढ़ता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो अधिशोषण भी बढ़ता है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बढ़ता है, कोई भी पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बढ़ेगा, जब उसके बारीक टुकड़े कर देंगे। जैसे हमारे पास ये पदार्थ है, बड़ा टुकड़ा है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है इसके चारों तरफ, लेकिन इसके दो टुकड़े कर देंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा है घटा है, ये बताओ मेरे को। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया या घट गया, ये बड़ा टुकड़ा है, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी होगी वृद्धि होगी, बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, मोनिका ने बताया बढ़ेगा, बढ़ता है बेटा, है ना। क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखो बीच में काट दिया इसको तो ये दो नई सतह और बन गई, इसके और टुकड़े कर दो, फिर और टुकड़े कर दो। जितने बारीक टुकड़े होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा, जितने ज्यादा बारीक टुकड़े होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। ये ध्यान रखें किसी भी पदार्थ। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है अधिशोषण उतना ही ज्यादा हो। ठीक है, चाहे वो रासायनिक अधिशोषण हो चाहे वो भौतिक अधिशोषण। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर दोनों ही बढ़ते हैं, भौतिक अधिशोषण भी बढ़ता है और रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। ये ध्यान रखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों बढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण दोनों बढ़ते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोनों बातें। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दोनों ही बढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम बात करें कि भौतिक अधिशोषण में तो क्या होता है, भौतिक अधिशोषण में दाब अगर बढ़ा दें, अपन दाब बढ़ा देंगे तो गैस का अधिशोषण बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ेगा गैस का, भौतिक अधिशोषण में दाब बढ़ाते जाएंगे अधिशोषण बढ़ता जाएगा। लेकिन अधिशोषण क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुअणु परत बन जाएगा। अब दिखाई देगा बेटा, अब दिखाई देगा, नीचे का नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा है ना, अब दिखाई दे रहा है क्या, बोलो। मैंने वो हटा दी पट्टी। अब देखो, भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परत बनती है।
कैसी परत बनती है? बहुआण्विक। बहुआण्विक का मतलब मल्टी मोलिक्यूलर। कैसी बनती है? मल्टी मोलिक्यूलर बनती है। देखो मैं ये इंग्लिश वर्ड भी तुमको बता रहा हूं क्योंकि ये भी काम में आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखा करो इनका भी। मल्टी मोलिक्यूलर बहुआण्विक परत बनती है। जैसे ये ठोस अधिशोषक है, तो यहाँ पर गैस का अधिशोषण होगा। तो गैस का अधिशोषण अगर हो रहा है तो जैसे एक परत बन गई है अणुओं की, अब दाब बढ़ा देंगे तो इनके ऊपर दूसरी परत भी बन सकती है। ठीक है, यानी यह बहुआण्विक परत बनती है। लेकिन यह कब होता है? जब भौतिक अधिशोषण होता है। रासायनिक अधिशोषण में केवल एकल आणविक परत ही बनती है, एकल अणु परत के रूप में ही पाया जाता है रासायनिक। क्लियर हो गई बात? तो ये तुलना की हमने भौतिक अधिशोषण और रासायनिक। ये तुलनात्मक रूप से दोनों को याद रखना है तुम्हें, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को तुलनात्मक रूप से अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा याद होगा। तो पहली बात हमने देखी, भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वान डेर वाल बंध बनते हैं, रासायनिक अधिशोषण में प्रबल रासायनिक। भौतिक अधिशोषण विशिष्ट नहीं होता है, रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण उन गैसों का ज्यादा होगा जिनका द्रवीकरण सरलता से होता है। रासायनिक अधिशोषण उन गैसों का ज्यादा होता है जो रासायनिक बंध बनाती है, रासायनिक क्रिया का। भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण एंथैल्पी कम होती है, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण एंथैल्पी ज्यादा होती है। भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। भौतिक अधिशोषण क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता है और रासायनिक अधिशोषण भी क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, चाहे भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण, दोनों बढ़ते हैं। भौतिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में कभी कभी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भौतिक अधिशोषण में मल्टी मोलिकुलर लेयर बन जाती है, बहुआण्विक परत बन सकती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में बहुआण्विक परत का निर्माण नहीं होता है। तो ये क्लियर हो गई बात सबको? ये तुलनात्मक अंतर पूछ लेते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है, भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखो, तो हमें ये अंतर याद होने चाहिए सबको। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या है? समतापी अधिशोषण। क्या? समतापी अधिशोषण, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। समतापी यानी ताप समान रखते। ठीक है, अब समतापी अधिशोषण का मतलब नाम में ताप तो क्या रखेंगे? समान। ताप में चेंज नहीं करते, ताप निश्चित कर देते हैं और दाब में परिवर्तन करते। ठीक है, ताप समान रखेंगे, दाब में परिवर्तन करेंगे। और फिर देखते हैं कि अधिशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिशोषण की सतह पर जब किसी गैस का अधिशोषण हो रहा है और ताप को निश्चित करके दाब में परिवर्तन करते हैं, तो अधिशोषण में क्या परिवर्तन आ रहा है, अधिशोषण की मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको हम कह सकते हैं अधिशोषण आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, समतापी अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण की मात्रा निश्चित ताप पर दाब के साथ किस प्रकार परिवर्तित हो, इसको हमने क्या कहा? समतापी अधिशोषण। यहां अधिशोषण की मात्रा अधिशोषण की मात्रा से क्या मतलब है? अधिशोषण की मात्रा से क्या मतलब है? यहां पर अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा, अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, उसी को हम कह सकते हैं अधिशोषण की मात्रा। ये ध्यान रखें, अधिशोषक का इकाई द्रव्यमान लेंगे, उस इकाई द्रव्यमान पर जो गैस अधिशोषित हो रही है उसकी मात्रा क्या है, तो क्या कहेंगे अपन? अधिशोषण की मात्रा। इसको अपन x अपॉन m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान रखना, ये काम आएगा आगे। x अपॉन m से रिप्रेजेंट करते हैं अधिशोषण की मात्रा। x का मतलब तो क्या है? x तो है यहां पर अधिशोषित की मात्रा और m है अधिशोषक का द्रव्यमान।
एक्स तो क्या है, अधिशोष्य यानी एडजोर्बेट का जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है, उसकी जो मात्रा है, वो तो है एक्स। और एम क्या है, अधिशोषक का द्रव्य। ठीक है, तो x अपॉन एम का मतलब क्या हो गया, इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा होगी। ठीक है, तो अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा x अपॉन एम को कहते हैं अपन अधिशोषण की मात्रा। और ये हमने देखा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या मतलब बताया मैंने, अधिशोषण की मात्रा में ताप निश्चित करने पर दाब के साथ क्या परिवर्तन आता है, उसे ही हम कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब एक साइंटिस्ट थे, कौन, फ्राइनली, ये साइंटिस्ट है फ्राइनली। इन्होंने 1909 में, कब, 1909 में फ्राइनली ने अधिशोषण की मात्रा x अपॉन एम और दाब के मध्य रिलेशन बताया। कब, जब ताप निश्चित है, ताप तो स्थिर रखा है उन्होंने, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x अपॉन एम और दाब P के बीच में संबंध बताया फ्राइनली। एक इक्वेशन दी इन्होंने, x अपॉन एम बराबर होता है किसके, Kp पर घात 1/m। ये इक्वेशन दी फ्राइनली, इसको फ्राइनली इक्वेशन भी कहते हैं, फ्राइनली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, ये फ्राइनली है जिन्होंने 1909 में स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x अपॉन एम और दाब P के बीच में संबंध बताया। संबंध क्या था वो, ये ध्यान रखना है, x अपॉन एम बराबर था Kp पर घात 1/n। यहाँ x अपॉन एम का मतलब समझो, पता ही है सबको, अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, जिसको हमने x अपॉन एम कहा। K क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, P क्या है यहाँ पर, दाब है, और 1/n क्या है यहाँ पर, 1/n कोई स्थिरांक होता है। 1/n का मान डिपेंड करता है किस पर, अधिशोषक और अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोषक और अधिशोष्य यानी एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट दोनों की प्रकृति पर डिपेंड करता है 1/n का मान क्या होगा। और k का मान भी इन दोनों पर, ये जो k कांस्टेंट है ना, इसका मान भी किस पर डिपेंड करेगा, अधिशोषक और अधिशोष्य, एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट दोनों की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। ये बदल जाएंगे तो k का मान भी बदल जाएगा और 1/n का मान भी बदल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, समझ में आ गई बात, ये सबको समझ में आ गया। x अपॉन एम बराबर Kp की घात 1/n, इसको बोलते हैं फ्राइनली समीकरण। अब इस समीकरण को हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। ग्राफ के द्वारा इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया, इसको समझाने की कोशिश की और ग्राफ के द्वारा इसको समझाया फ्राइनली। जब हम इसको समझते हैं ग्राफ के द्वारा, इस समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल समझ में आ जाए। समीकरण क्या थी, देखो, x अपॉन एम बराबर K P पर घात 1/n। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, x अक्ष पर और y अक्ष पर, y अक्ष पर तो लिया x अपॉन एम, अधिशोषक की इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा x अपॉन एम, और यहां लिया उन्होंने क्या, इसके बीच में वक्र खींच रहे अपन, x अपॉन एम और इसके बीच में दाब के बीच में। ठीक है, जब x अपॉन एम और दाब के बीच में वक्र खींचते हैं तो देखो ग्राफ किस तरह का आता है। ग्राफ देखें अपन तो इस तरह का आएगा, यहां से शुरू होता है ग्राफ, इस तरह का ग्राफ आता है। x अपॉन एम और दाब P के बीच में ग्राफ खींचा हमने स्थिर ताप पर, ये ध्यान रखना, ताप यहां क्या रखा है हमने, कांस्टेंट। तो स्थिर ताप पर यह ग्राफ आया और यहां पर देखो ये गैस x अपॉन एम का मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पर ये इस दाब पर है, इसको मैं नीचे
इससे ज्यादा x अपॉन एम नहीं बढ़ रहा है, अधिशोषण की मात्रा मैक्सिमम हो गई। देखो आगे ये रेखा सीधी हो गई, आगे ये ग्राफ क्या हो गया, सीधा हो गया। क्या है ये, सीधा हो गया ग्राफ, सीधा हो गया। इसका मतलब दाब बढ़ाते जाओ लेकिन x अपॉन एम में कोई चेंज नहीं आ रहा। ये साफ दिखाई नहीं देता क्या, रेड कलर, रेड कलर साफ दिखाई नहीं दे रहा क्या बच्चों, दोबारा बताओ मैं, रेड कलर साफ दिखाई नहीं दे रहा। चलो मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, चलो मैं इसी से बना देता हूँ, येलो से बना देता हूँ, येलो ज्यादा क्लियर दिखाई देता है इसमें। तो दोबारा बना देता हूँ ग्राफ। समझ में आ जाएगा अभी। येलो से बना दिया मैंने, x अपॉन एम और यहाँ ले लिया p, दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह का ग्राफ आ रहा है। अब दिखाई दे रहा है सबको, ये ग्राफ आ रहा है। अब देखो दाब, अब शुरुआत में तो क्या, देखो दाब बढ़ता जा रहा है, x अपॉन एम बढ़ता जा रहा है, दाब बढ़ता जा रहा है, x अपॉन एम बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखो उच्च दाब पर जब दाब ज्यादा कर दिया ना तो ये रेखा सीधी हो गई, ग्राफ सीधा हो गया, देखो स्ट्रेट हो गया ना। स्ट्रेट का मतलब दाब का प्रभाव नहीं पड़ रहा। जब दाब ज्यादा हो जाता है तो दाब का प्रभाव खत्म हो गया, दाब बढ़ाते जा रहे हैं फिर भी ये सीधा हो गया ग्राफ। सीधे का मतलब समझ रहे हो ना, कि दाब बढ़ाने पर एक्स अपॉन एम में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये मैक्सिमम हो गया या अधिकतम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। एक्स अपॉन एम का मान इस दाब पर मैक्सिमम हो जाता है, यानी इससे ज्यादा एक्स अपॉन एम नहीं है। देखो यहाँ इसको मिलाएं अपन तो एक्स अपॉन एम का मान मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पर। अब देखो इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा, यहाँ पर एक्स अपॉन एम का मान मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ टच कर, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, दाब कितना ही बढ़ा दो, ठीक है। तो ये ग्राफ खींचा था किसने, फ्रायनली, और ये जो इक्वेशन उसने दी थी इसको इसने इस ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश। यहां देखो हम देखते हैं जब दाब कम है, देखो निम्न दाब पर देखो ये रेखा बिल्कुल सीधी है, मैंने रेखा देखो यहां तक, ये रेखा देखो सीधी आ रही है लगभग। नीचे देखो जब दाब कम है तो ये रेखा लगभग क्या आ रही है, सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है। और स्ट्रेट लाइन कब आती है, दाब कम, ये सीधी रेखा है, बीच में ये सीधी रेखा थोड़ी, ये रेखा थोड़ी घूम गई मध्यम दाब पर, बीच वाले दाब पर देखो ये रेखा घूम गई, और उच्च दाब पर तो ये बिल्कुल क्या हो गई, सीधी हो गई। उच्च दाब पर तो ये रेखा बिल्कुल क्या हो गई, सीधी हो गई ना सीधी, ये रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है हमारे। देखो ये इक्वेशन दी थी फ्रायनली ने, एक्स अपॉन एम बराबर के पी पर घात 1/, जब 1/n का मान कितना है, 1 है, 1/n का मान 1 कर दो तो x अपॉन एम बराबर किसके हो जाएगा, के पी के। जब 1/n का मान 1 है तो x अपॉन एम बराबर किसके हो गया, के पी के हो गए ना। या हम इसको ये भी कह सकते हैं x अपॉन एम समानुपाती हो गया किसके, पी के। x अपॉन एम पी के क्या है, समानुपाती। और ये कब है, जब दाब कम है। देखो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, जब ग्राफ में सीधी रेखा आ रही है इसका मतलब यही तो होता है कि x अपॉन एम समानुपाती है किसके, पी के। तो निम्न दाब पर x अपॉन एम का मान पी के समानुपाती है। अगर दाब कम है तो दाब बढ़ाने पर x अपॉन एम में वृद्धि होगी, ठीक है। ये कब है, निम्न दाब पर। 1/n का मान 1 कब होता है, जब दाब निम्न होगा, और जब दाब निम्न होगा तब स्ट्रेट लाइन आ रही है इस ग्राफ के अंदर, जिससे हमें पता चल रहा है, इस स्ट्रेट लाइन से हमें पता चल रहा है कि x अपॉन एम दाब पी के क्या है, समान। फिर जब 1/n का मान 0 कर दिया जाए, 1/n का मान 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, x अपॉन एम बराबर के पी पर घात 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी,
1/n की जगह 0 कर देंगे तो x अपॉन m बराबर k p पर घात 1/k p पर घात 0, या हम क्या कह सकते हैं इसको, x अपॉन m बराबर किसके हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब 1/n का मान 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि x अपॉन m का मान तो दाब पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जब 1/n का मान 0 हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि x अपॉन m का मान दाब पर डिपेंड नहीं करता है। दाब कितना ही कम कर दो, दाब कितना ही बढ़ा दो, x अपॉन m दाब पर डिपेंड नहीं करता है। दाब, और ये स्थिति कब आती है, उच्च दाब। ये स्थिति कब आई, जब दाब कितना कर दें, उच्च। देखो उच्च दाब पर रेखा स्ट्रेट लाइन आ रही है ग्राफ में, ये इस तरह रेखा आ रही है, दाब के साथ x अपॉन m में कोई चेंज नहीं आ रहा, इस तरह की रेखा आ रही है, इसका मतलब दाब के साथ x अपॉन m में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब x अपॉन m दाब पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दोनों बातें क्लियर हो गई। जब दाब निम्न है तो 1/n का मान k के बराबर होता है, यानी x अपॉन m दाब p के समानुपाती। जब 1/n का मान 0 है तो x अपॉन m दाब पर डिपेंड नहीं कर रहा, और ये स्थिति कब आती है, जब दाब उच्च होता है। उच्च दाब पर 1/n का मान 0 होता है, ये ध्यान रखेंगे। निम्न दाब पर 1/n का मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। और जब दाब बीच का है, 0 के और 1 के बीच में है 1/n का मान, जब 1/n का मान 0 और 1 के बीच में है, तो वो स्थिति कब आती है, जब दाब बीच का है, मध्यम दाब है, x अपॉन m बराबर होता है k p पर घात 1/n। ये स्थिति कब है, जब मध्यम 1/n का मान 0 से 1 के बीच में होगा। समझ में आ गई बात, जब 1/n का मान 0 से 1 के बीच में होगा, तो यहाँ 0 से 1 के बीच में मान लगते हैं, 0 होते ही x अपॉन m बराबर हो जाएगा k के, और 1 होते ही x अपॉन m बराबर हो जाएगा ठीक है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया, सबको ये क्लियर हो गई बात सबको, ठीक है। देखो इस ग्राफ को मैंने और अच्छी तरह से यहां से क्लियर हो जाएगा सबको, वहां हमने बनाया था, ये देखो ग्राफ सबको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से स्पष्ट क्लियर हो रहा है सबको। ये x अपॉन m है, इधर प्रेशर है, ये ग्राफ आ ही गया, x अपॉन m का मैक्सिमम मान हो गया इस दाब पर, ठीक है। समझ में आ गई सबको बात, ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए, x अपॉन m बराबर के पी पर घात 1/n। ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं फ्राइनलिक इक्वेशन। और ये भी याद होना चाहिए कि 1/n का मान 0 कब होगा, जब दाब उच्च कर देंगे, और 1/n का मान 1 कब होगा, जब दाब क्या होगा, कम होगा। तो ये क्लियर हो गई बात सबको, फ्राइनलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म सबको समझ में आ गया। ये ग्राफ सबको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन आई थी ना अभी हमारे पास, ये जो फ्राइनलिक इक्वेशन है x अपॉन m के p पर घात 1/n, इसका log लेते हैं अपन। क्या लेते हैं, इसका log, दोनों तरफ log ले लो इसका, इसका दोनों तरफ log ले लो, तो क्या आएगा, log x अपॉन m बराबर, बताओ आगे क्या आएगा, k इंटू पी है, तो यहां क्या लिखेंगे अपन, log, क्या लिखूं, k, और ये इंटू का साइन है तो log करने पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और ये 1/n जो घात के रूप में है, ये कहां पर आ जाएगा, गुणा में, तो 1/n log p, यही हो जाएगा। log x अपॉन m बराबर हो जाएगा log k प्लस 1/n log p के, ये इसका log फॉर्म हो गया, ये फ्राइनलिक समीकरण का log रूप हो गया, ठीक है। log x अपॉन m बराबर हो गया log k प्लस 1/n log p के। ये समझ में आ गया सबको, ठीक है बेटा, ये सबको समझ में आ गया ना। अब देखें हम आगे, अब ग्राफ खींचते हैं अपन इसी इक्वेशन से, जो अभी हमने इक्वेशन लिखी ना, इसका log फॉर्म जो लिया हमने, log x अपॉन m log k प्लस 1/n log p, इस इक्वेशन से ग्राफ खींचो। ये कैसी इक्वेशन है, देखो ये कैसी इक्वेशन है, y बराबर mx प्लस c टाइप की इक्वेशन है ये,
या एम एक्स तो कौन है, ये तो हो गया सी और ये हो गए एम एक्स। देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है ये। log x अपॉन एम तो हो गया y के बराबर, log k बराबर हो गया किसके, c के, m बराबर हो गया किसके, 1/n के, और x बराबर हो गया किसके, log p के। ठीक है, तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन हो गई, और ये y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन हो गई। तो यहाँ जब हम ग्राफ खींचेंगे, किस किस के बीच में ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर, यहाँ किस किस के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा बताओ। y अक्ष पर तो किसको लेंगे हम, y बराबर किसके है, log x अपॉन m, और x किसके बराबर है, log p, तो यहां ले लेंगे log p। तो log x अपॉन m और log p के बीच में ग्राफ खींच दो यहां। अब ये बताओ ग्राफ में कैसी रेखा आएगी, स्ट्रेट रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब ये बताओ ग्राफ यहां से शुरू होगा नीचे से या थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, ये बताओ मेरे को। ये ग्राफ जो है वो नीचे से 0 से शुरू होगा या ऊपर जाएगा, ये ग्राफ नीचे से शुरू होगा या ऊपर जाएगा। ये ग्राफ मैं यहां से शुरू करूं या ऊपर से शुरू करूं, वेरी गुड, ऊपर से शुरू होगा, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर C है, देखो log K है, C का मतलब क्या है यहाँ पर, अंतःखंड। C का मतलब क्या है, अंतःखंड, इंटरसेप्ट जिसको कहते हैं, अंतःखंड, इंटरसेप्ट। और जब इंटरसेप्ट आ गया तो ग्राफ ऊपर जाए, क्योंकि बीच यहां से खींचू मैं ग्राफ तो ये इस तरह की रेखा है, यहां से यहां तक ये इंटरसेप्ट हो गया। जो भी अगर प्लस सी आ गया तो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया, ये log k के, यहां से यहां तक की वैल्यू log k के बराबर है, और फिर यहां से ग्राफ शुरू हो गया। अब इसका ढाल बताओ, स्लोप किसके बराबर आएगा, इसका स्लोप बताओ, इस ग्राफ का स्लोप बताओ कितना होगा, इसका स्लोप बताओ कितना होगा। वेरी गुड, दुर्गेश ने बताया 1/n, वेरी गुड। इसका स्लोप कितना आएगा, 1/n के बराबर। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए सब। तो इसका स्लोप कितना आएगा, 1/n के बराबर, जो log p के गुणा में है ना, वही इसका स्लोप होगा, ये ध्यान। तो ये ग्राफ सबको क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, सबको समझ में आ गया ना ग्राफ ये। ठीक है ठीक है, log x अपॉन m और log p के बीच में ग्राफ कैसा आएगा ये सबको क्लियर होगा। इसका ढाल किसके बराबर आएगा, 1/n। तो इसका ढाल पता लगा लेंगे अपन, तो 1/n का मान पता लग जाएगा, ढाल पता लग जाएगा तो 1/n का मान पता लग जाएगा, है ना। ठीक है, देखो इस ग्राफ को हम और ज्यादा देखें तो ये यहां से तुम बना सकते हो इसको, log x अपॉन m और log p के बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही है, और स्लोप इसका मैंने बता ही दिया किसके बराबर है, 1/n के, और यहां से यहां तक इसका अंतःखंड किसके बराबर है, log k के। ठीक है, ठीक है बेटा। देखो ये ग्राफ देखो यहां पर 195 केल्विन ताप पर x अपॉन m, 195 केल्विन ताप पर देखो ये ग्राफ खींचा गया है, कब, जब ताप कितना, x अपॉन m, ताप कितना है 195 केल्विन, नीचे क्या ले लिया, दाब। ठीक है, ताप कांस्टेंट है यहाँ पर, 195 केल्विन ताप पर वक्र खींचा गया है, 195 केल्विन ताप पर देखो ये ग्राफ खींचा गया है 195 केल्विन ताप पर। तो ग्राफ देखो ऊपर जा रहा है, x अपॉन m का मान ज्यादा है। जब ताप 244 कर दिया तो देखो ग्राफ नीचे हो गया, और जब ताप 273 केल्विन कर दिया तो और नीचे हो गया, ग्राफ नीचे हो गया। इसका मतलब x अपॉन m में क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है ताप बढ़ने पर। देखो यहाँ ताप बढ़ा देंगे, फिर ताप और बढ़ा देंगे, फिर ताप और बढ़ा देंगे। यहाँ T1 ताप है, यहाँ T2 ताप है, यहाँ T3 ताप है। यहाँ सबसे ज्यादा ताप किसका है, यहाँ सबसे ज्यादा ताप कौन सा है, T1, उससे कम कौन है, T2, उससे कम कौन है, T3। T1, T2, T3 तीन प्रकार के ताप है। ठीक है, T1, T2 और T3। ताप ज्यादा है तो वक्र नीचे की तरफ आ गया, ताप कम कर देंगे तो वक्र और ऊपर जाएगा, ताप और कम कर देंगे तो वक्र और ऊपर जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ने पर x अपॉन m में क्या आ रही है, कमी। ताप बढ़ने पर x अपॉन m में क्या आ रही है, कमी आ रही है।
ताप बढ़ने पर x/m में क्या आ रही है, कमी। समझ में आ गई बात। तो ताप बढ़ता जा रहा है, x/m की मात्रा यानी अधिशोषण की मात्रा में आती जा रही है कमी। ठीक, समझ में आ गई बात। देखो ये अलग अलग ग्राफों से समझा है, यहाँ पर अलग अलग ग्राफ बना रही है। 195 केल्विन ताप पर है, ये 244 केल्विन ताप पर है, 273 केल्विन। ठीक है, और फिर देखें हम यहाँ पर ग्राफ ऊपर जा रहा है, ताप बढ़ गया, फिर नीचे आ गया, और ताप ज्यादा हो गया, फिर नीचे आ गया। क्लियर हो गई बात सबको? सबको समझ में आ गया? तो ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। ये ध्यान रखें, दाब बढ़ने पर तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, आगे चलें फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूं मैं। अब हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज में एडजॉर्प्शन, सॉल्यूशन का मतलब विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। विलयन प्रावस्था में, जैसे विलयन के अंदर कोई पदार्थ घुला हुआ है, किसी पदार्थ का विलयन है यहाँ पर, और उसमें हमने कोई अधिशोषक डाल दिया, तो अधिशोषक क्या करता है, विलयन में से पदार्थ को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है। अभी तो आप देख रहे थे गैस का अधिशोषण, कि ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण कैसे होता है। हम अब यहाँ बात करें कि विलयन प्रावस्था में अधिशोषण कैसे होता है। तो विलयन प्रावस्था में अधिशोषण देखा है हमने। तो विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का मतलब यही है कि विलयन में अगर किसी अधिशोषक को रख दिया जाए, विलयन के अंदर अगर अधिशोषक को रख दिया जाए, तो अधिशोषक क्या करता है, विलयन में से पदार्थ को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। जैसे हमने ये चारकोल, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको, इसमें ये क्या है, चारकोल है, और यहां हमने ले लिया एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, CH3COOH, एसिटिक अम्ल का विलयन है ये। तो एसिटिक अम्ल के विलयन में जब चारकोल को रख दिया जाता है, CH3COOH के विलयन में जब चारकोल को रख दिया जाता है, तो चारकोल क्या करता है, ये एसिटिक अम्ल को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। चारकोल एसिटिक अम्ल को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे एसिटिक अम्ल की सांद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, इसी तरह जैसे ये है मेथिलीन ब्लू या लिटमस सॉल्यूशन है, कोई भी लिटमस सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, चारकोल डाल दिया। तो चारकोल डालने पर देखो ये सॉल्यूशन कुछ समय बाद रंगहीन हो गया। क्यों हो गया रंगहीन, क्योंकि चारकोल ने क्या किया, विलयन में उपस्थित जो लिटमस है, जो रंजक के कण हैं, उनको उसने क्या कर लिया, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लिया। तो कहने का मतलब समझ में आ गया सबको कि अधिशोषक को जब विलयन में डाला जाता है, तो अधिशोषक विलयन में से उपस्थित पदार्थ को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। इसको कहते हैं विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। अब देखो विलयन प्रावस्था में अधिशोषण में ये बातें ध्यान रखनी है तुमको कि विलयन प्रावस्था में जो अधिशोषण होता है ना, वो निम्न ताप पर ज्यादा होता है। ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण में कमी आती है। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण निम्न ताप पर ज्यादा होगा, ताप बढ़ाते जाएंगे अधिशोषण घटता जाएगा। दूसरी बात, पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बढ़ता है, क्या बढ़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भी अधिशोषण बढ़ता है। विलयन प्रावस्था में भी अधिशोषण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है, ये ध्यान रखिए। तीसरी बात, सांद्रता पर डिपेंड करता है। विलयन है तो विलयन के लिए तो अपन सांद्रता का यूज करेंगे, क्योंकि गैस थी, इससे पहले अपन गैस की बात कर रहे थे, वहां दाब की बात कर रहे थे, क्योंकि गैस का तो दाब होता है। लेकिन अब विलयन में सांद्रता की बात करेंगे यहां पर। तो विलयन में जो अधिशोषण है वो किस पर डिपेंड करेगा, सांद्रता पर। और चौथी बात ये भी ध्यान रखेंगे कि अधिशोषण की मात्रा किस किस पर डिपेंड करेगी, एक तो अधिशोषक और एक अधिशोष्य, एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट, इनकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है अधिशोषण। ये ध्यान रखें, इनकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है क्या, अधिशोषण। ठीक है, इनकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। तो चार बातों पर डिपेंड कर रहा है। निम्न ताप पर अधिशोषण की सीमा ज्यादा होती है, अधिशोषण ज्यादा होता है। ताप बढ़ाते हैं, अधिशोषण घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, अधिशोषण बढ़ता जाएगा। विलयन प्रावस्था में भी सांद्रता बढ़ने पर भी अधिशोषण बढ़ता है विलयन प्रावस्था में।
और अधिशोषक और अधिशोषक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अधिशोषक, दोनों जगह मैंने अधिशोषक लिख दिया, ये अधिशोष्य है, ठीक है। अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों की प्रकृति पर डिपेंड करता है विलयन प्रावस्था में अधिशोषक, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो हमने फ्राइनलिक इक्वेशन देखी थी। फ्राइनलिक इक्वेशन x अपॉन m बराबर k, गैस के लिए हमने देखी थी क्या, k p पर घात 1/n। ये किसके लिए थी, गैस के लिए। जब गैस है, दाब है ना या p, तो p तो गैस के लिए होता है। लेकिन जब विलयन प्रावस्था में हो रहा है, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण की बात करेंगे, तो वहां पर भी इस समीकरण को अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन वहां चेंज क्या आएगा, P की जगह हम क्या लेंगे बताओ, P की जगह क्या लेंगे, P दाब है, गैस है, तो यहाँ P की जगह क्या लेंगे, C लेंगे, सांद्रता लेंगे, ठीक है। तो x अपॉन m बराबर आ जाएगा k c पर घात 1/n के। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। फ्राइनलिक इक्वेशन को विलयन प्रावस्था पर भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ चेंज क्या करना है, P की जगह हम क्या लेंगे, सांद्रता C का यूज करें। क्लियर हो गई बात सबको, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका log करें तो क्या आ जाएगा, log x अपॉन m बराबर log k प्लस 1/n log c। ये इक्वेशन आ जाएगी log करने पर, और log करने के बाद ग्राफ खींचे उसी तरह log x अपॉन m और किसके बीच में, log c के बीच, तो क्या आएगा, सेम उसी तरह सीधी रेखा आएगी। अंतःखंड किसके बराबर आएगा, log k के बराबर। ढाल यानी स्लोप किसके बराबर आएगा, 1/n के, ठीक है। सेम वैसा ही ग्राफ यहां पर भी आ जाएगा, केवल c लगाना है, k को p को हटाना है, बस इतना सा ही अंतर है, p को हटाना है और c को लगाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है अपन को, है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया सबको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एडजॉर्प्शन के अनुप्रयोग, अधिशोषण के अनुप्रयोग। कहां कहां अधिशोषण काम में आता है, अधिशोषण कहां कहां काम में आता है, ठीक है। अधिशोषण कहां कहां काम में आता है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। इसमें हाई वैक्यूम उत्पन्न करने में, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, तो निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं अपन इसको उपयोग में लेकर। गैस मास्क में भी अधिशोषण का उपयोग होता है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल का मतलब नमी को दूर करने में, नमी को हटाने के लिए। शुगर जो शर्करा होती है उससे अशुद्धि हटाई जाती है, शर्करा की जो रंगीन अशुद्धियां होती है ना, उनको हटाया जाता है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस का मतलब वर्ण लेखिकी में भी इसका उपयोग किया जाता है, वर्ण लेखिकी में भी अधिशोषक काम में आता है। हेटेरोजीनियस यानी विषमांगी उत्प्रेरण में भी काम में आता है ये, ठीक है। इसके अलावा इंडिकेटर आते हैं, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर, जिसको बोलते हैं सूचक, तो सूचक में भी अधिशोषण का उपयोग होता है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस होती है अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें पता ही है कौन से वर्ग में पाई जाती हैं, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसों का पृथक्करण करते हैं अपन इससे। अक्रिय गैसें कौन से वर्ग में पाई जाती हैं बताओ जल्दी, 18वें वर्ग में, वेरी गुड। तो 18वें वर्ग की जो अक्रिय गैसें उनको अलग करने के लिए, इसके अलावा झाग प्लवन विधि में, झाग प्लवन विधि में भी उपयोग होता है इसका। और दवाइयां जो औषधियां काम में आती है ना, क्योरिंग डिजीज, औषधियां जो है वो भी अधिशोषक पर आधारित। तो एक एक करके अपन देखें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, निर्वात उत्पन्न करने में, वैक्यूम उत्पन्न करने में। वैक्यूम निर्वात को बोलते हैं, निर्वात को उत्पन्न किया जाता है। निर्वात का मतलब तो सब जानते ही हैं, निर्वात जहां वायु नहीं है, जैसे किसी पात्र के अंदर गैस है और हमें उस पात्र से गैस को हटाना है, गैस को, पूरी की पूरी गैस को बाहर निकालना है, इसके लिए यूज में लेते हैं निर्वात पंप को। वैसे तो किसका यूज में लिया जाता है, निर्वात पंप को काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर कोई गैस रह जाए थोड़ी बहुत, तो फिर उसका अधिशोषण करके उस गैस को वहां से हटाया जाता है। तो इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये गैस के मॉलिक्यूल है जो बैंगनी कलर से दिखाई दे रहा है, और यहाँ भर दिया हमने क्या, एक्टिवेटेड चारकोल।
ये सक्रिय चारकोल है। ये चारकोल क्या करता है, इस पात्र में उपस्थित गैस के अणुओं को अपनी सतह पर खींच लेता है। देखो गैस के अणु इसकी तरफ खींचे आ रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इन गैस के अणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित कर देगा। तो इस पात्र में जो गैस उपस्थित है वो खत्म हो जाएगी और यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह गैस मास्क में, मास्क एक तो मास्क आजकल हम लगाते हैं कोरोना से बचने के लिए, वो एक अलग मास्क है। ये देखो ये मास्क दिखाई दे रहा है आपको, ये अलग तरह का मास्क है। इस मास्क का उपयोग करते हैं, जैसे कोयले की खानों में जो काम करते हैं लोग, वो ये मास्क लगा के रखते हैं। कोयले की खानों में बहुत सारी विषैली गैसें बाहर निकलती हैं, बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। वहां पर जो लोग अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो जहरीली गैसें उनके शरीर में चली जाएंगे, फिर उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो ये मास्क लगा करके रखते हैं, जिससे जहरीली गैसें अंदर नहीं जाती। जब गैसें अंदर जाती तो छन करके जाती, शुद्ध होकर के गैसें जाती है। इस मास्क को अपन अंदर से देखें तो इस मास्क में भरा हुआ है चारकोल। क्या भरा हुआ है यहाँ पर, देखो चारकोल भरा हुआ है। ये चारकोल भरा हुआ है यहाँ पर। ये चारकोल क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। ये चारकोल क्या कर रहा है, फिल्टर का। यहाँ से देखो ये गंदी गैस अंदर की तरफ आ रही है, पॉल्यूटेड एयर है, अशुद्ध गैस है, जो जिसमें जहरीली गैसें घुली हुई है वो अंदर की तरफ आती है। और ये चारकोल क्या करता है, इस गैस में जो जहरीले पदार्थ हैं उनको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और शुद्ध गैस जो है वो यहाँ से, फ्रेश एयर जो है ना, वो बाहर निकल करके आगे की तरफ जाती है। ठीक है, तो इस तरह चारकोल गैस का क्या कर देता है, शुद्धिकरण कर देता है। तो जहरीली गैसें तो अंदर वही अधिशोषित हो जाती हैं और शुद्ध गैसें फिर अंदर जाती है, जिससे नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ह्यूमिडिटी कंट्रोल में, नमी को कम करने में, नमी को दूर करने के लिए हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। सिलिका जेल और ये एलुमिना जेल। ये तो कौन सी जेल है, सिलिका जेल। और ये कौन सी जेल है, एलुमिना जेल। ये एलुमिना जेल होता है और ये सिलिका जेल है, सफेद रंग का सिलिका जेल है, ये येलो कलर में है एलुमिना जेल। ये नमी को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। तो जहां पर नमी होती है ना, वहां से नमी को दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया जो महंगे आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घड़ी है, मोबाइल है, उनमें इस तरह की पुड़िया आपको दिखाई देती है। ये क्यों रखी जाती है, ये ह्यूमिडिटी को, नमी को दूर करने का काम करती है, नमी को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है। इसके अलावा क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, शर्करा जो होती है ना, शर्करा, उसमें रंगीन अशुद्धियां होती हैं। शर्करा में कैसी अशुद्धियां होती हैं, रंगीन अशुद्धियां होती हैं। अब इन रंगीन अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या करते हैं, चारकोल का यूज करते हैं। एनिमल चारकोल होता है, जानवर चारकोल। जैसे ये देखो इसमें विलियन दिखाई दे रहा है, ये इम्प्योर शुगर सॉल्यूशन है। इम्प्योर का मतलब अशुद्ध शर्करा है इसमें। अभी इस अशुद्ध शर्करा को क्या करते हैं, इस अशुद्ध शर्करा को इसमें डालते हैं। ये यहाँ देखो चारकोल भरा हुआ है, इसमें एनिमल चारकोल भरा हुआ है और ये अशुद्ध शर्करा का सॉल्यूशन है। हमने क्या किया, इस अशुद्ध शर्करा के सॉल्यूशन को इस चारकोल में से प्रोवाइड किया। जब इस चारकोल में से इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये शर्करा का शोधन हो गया और यहाँ पर जो शर्करा का विलयन भरा हुआ है वो कैसा है, शुद्ध हो गया। ये देखो रंगहीन, ये रंगीन था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कैसा हो गया, रंगहीन हो गया। जो रंगीन अशुद्धियां थी वो चारकोल की सतह पर क्या हो गई, अधिशोषित हो गई। इस तरह शर्करा को शुद्ध किया जाता है चारकोल को यूज में लेकर। ठीक है, इसके अलावा क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस वर्ण लेखिकी में भी इसका उपयोग किया जाता है। वर्ण लेखिकी का मतलब क्या है, वर्ण लेखिकी, देखो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे भी। वर्ण लेखिकी में क्या होता है, जैसे पदार्थ जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, उनको अलग करने के लिए वर्ण लेखिकी का उपयोग करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। वर्ण लेखिकी इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ ये दिखाई दे रहा ब्यूरेट जैसा पात्र, ये ब्यूरेट ही है। इसमें ये अधिशोषक है कोई, ये क्या भरा हुआ है सफेद रंग का, इसमें क्या है, अधिशोषक। अधिशोषक और ऊपर से इसमें ये हम डाल रहे हैं ब्राउन कलर का ये पदार्थ है। इसमें क्या है, अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। ये जो ऊपर से डाला गया है ये मिश्रण है अलग अलग पदार्थों का। अब होता क्या है, ये जो अधिशोषक है, ये इसमें जो मिश्रण में जो पदार्थ है उनके अधिशोषण होने की क्षमता अलग अलग है। इस मिश्रण में मान लीजिए 3 पदार्थ है, ए, बी और सी। ए का अधिशोषण ज्यादा होता है, बी का अधिशोषण बहुत कम होता है, सी का अधिशोषण और भी कम होता है। ए जल्दी अधिशोषित होता है, बी थोड़ी देर बाद में अधिशोषित होता है, सी सबसे बाद में अधिशोषित होता है। तो जब क्या करते हैं, इसको हमने इसके ऊपर डाला,
इसमें डाला तो तीन पदार्थ अलग अलग सतह पर अधिशोषित हो गए। ये तीन पदार्थ देखो, डायग्राम नंबर 2 देखो, ये नीचे वाला डायग्राम, इसमें ये पदार्थ देखो तीन सतह बन गई, 1 2 3। जिसका अधिशोषण सबसे पहले हुआ एक वो सबसे ऊपर आ गया, जिसका अधिशोषण थोड़ी देर बाद में हुआ उसके नीचे आया, और जिसका अधिशोषण सबसे बाद में हुआ वो सबसे नीचे। ठीक है, इससे तीन सतह बन गई, ए बी और सी। ठीक है, अब क्या किया हमने, ऊपर से इसमें पानी डाला, पानी डाल करके जो नीचे वाली सतह में जो पदार्थ था वो सबसे पहले बाहर निकल गया, और जो सबसे लास्ट वाली सतह का जो पदार्थ था वो सबसे बाद में बाहर निकल जाएगा। इस तरह इन तीनों पदार्थों को क्या कर लेते हैं, वर्णलेखिकी विधि के द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है। समझ में आ गई बात सबको? तो वर्णलेखिकी का उपयोग का सिद्धांत मैंने समझाया, ये आगे भी पढ़ेंगे हम। इसका सिद्धांत यही है कि जो मिश्रण है उसमें उपस्थित जो पदार्थ है उनके अधिशोषण होने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, वो अलग अलग जगह पर अधिशोषित होते हैं, फिर उनको अलग अलग कर लिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। इसके बाद में देखो हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस में, विषमांगी उत्प्रेरण में, विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है, ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण होता है। तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया कभी, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे आगे हम। विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब क्या होता है, जब उत्प्रेरक तो है ठोस और अभिकारक है क्या, गैस, या उत्प्रेरक तो है द्रव और अभिकारक क्या है, गैस। यानी अलग अलग प्रावस्थाएं उत्प्रेरक की और अभिकारक की प्रावस्थाएं अलग अलग होती है, तो उसको बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। तो यहाँ एथीन तो गैस है और निकिल ठोस है, और निकिल की सतह पर एथीन का और हाइड्रोजन गैस की क्रिया होती है, यानी एथीन हाइड्रोजन से क्रिया करके एथीन बना देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इंडिकेटर में, इंडिकेटर होते हैं सूचक। कुछ ऐसे सूचक पाए जाते हैं जो अपनी सतह पर क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जैसे सिल्वर के हैलाइड। सिल्वर के हैलाइड जो है जैसे AgCl, AgBr, ये सिल्वर के हैलाइड है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। इनके अवक्षेप क्या करते हैं, इंडिकेटर को यानी सूचक को अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं। सूचक आगे समझ में आएगा आपको। देखो ये टाइट्रेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अनुमापन। अनुमापन आपके लिए नया शब्द है। अनुमापन के द्वारा एक पदार्थ की सांद्रता पता रहती है, दूसरे पदार्थ की सांद्रता पता लगाई जाए। तो अनुमापन जब करते हैं तो दो पदार्थों की आपस में क्रिया करवाई जाती है। जब दोनों की अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया पूर्ण होने पर रंग बदल जाता है विलयन का, और रंग बदलते हम समझ में आ जाता है, हमें पता लग जाता है कि अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। और रंग चेंज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सूचक का उपयोग किया जाता है। सूचक इंडिकेटर हमें सूचना देता है कि अभिक्रिया संपन्न हो गई है। ठीक है, तो ये जो फ्लोरोसीन है, ये फ्लोरोसीन रंजक है, एक इयोसीन रंजक होता है। ये ऐसे रंजक हैं जो पदार्थ यानी अवक्षेप की सतह पर अधिशोषित होकर के और अभिक्रिया संपन्न होने की सूचना देते हैं, इंडिकेट करते हैं, अपना रंग बदल करके बता देते हैं कि अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। इसी तरह इनर्ट गैस जो होती है, अक्रिय गैस जो होती है, अक्रिय गैस देखो इनको पृथक करना आसान नहीं है, क्योंकि अक्रिय गैसें जो है उनको अलग कैसे करें, ये क्रिया तो करते नहीं, क्रिया करके इनको अलग करवा लिया जाए। तो अक्रिय गैसों को अलग करने के लिए अक्रिय गैसें जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जीनोन है, जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन है, इन तीनों गैसों को अलग अलग करना है। तो ये गैसें चारकोल अधिशोषक, ये चारकोल है, और चारकोल किसका, कोकोनट का, नारियल चारकोल का उपयोग करते हैं। नारियल चारकोल का उपयोग करके और जो अक्रिय गैसें हैं उनको पृथक किया जाता है। नारियल चारकोल में अलग अलग ताप पर अक्रिय गैसों का अधिशोषण अलग अलग होता है। जैसे किसी ताप पर हीलियम का अधिशोषण होता है, किसी ताप पर नियॉन का होता है, किसी पर ऑर्गन का होता है। तो अलग अलग ताप पर अलग अलग अक्रिय गैस का अधिशोषण होता है। तो ताप चेंज करके अलग अलग गैसों को नारियल चारकोल पर अधिशोषित करके और फिर इनको क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। फ्लोटेशन में यानी झाग प्लवन विधि, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे छठे पाठ में। झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि में भी अधिशोषण होता है। झाग प्लवन विधि के द्वारा जो कौन से अयस्क होते हैं, सल्फाइड अयस्क होते हैं। अयस्क क्या होते हैं अभी पता लग जाएगा, अभी पढ़ेंगे अपन छठे पाठ में। अयस्क ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे खनिज होते हैं जिनसे अपन धातु का निष्कर्षण करते हैं, जिनसे धातु प्राप्त करते हैं। तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, धातु प्राप्त की जाती है, सल्फाइड अयस्कों का जब सांद्रण करते हैं
उनका जब शोधन करते हैं तो झाग प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। तो झाग प्लवन विधि का उपयोग करके सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो वहां पर भी अधिशोषण की क्रिया होती है। समझ में आ गई बात सबको? इसके अलावा क्योरिंग डिजीज को क्योर करने के लिए, जैसे ये हाथ पर कोई जम्स आ गए, जीवाणु आ गए, तो जम्स को किल करने के लिए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, इनको मारने के लिए क्या करते हैं, हम दवाई लगाते हैं। तो ये जीवाणु की सतह पर ये दवाई क्या हो जाती है, अधिशोषित होकर के उन्हें नष्ट कर देती है। ठीक है, जो औषधि होती है, जो क्रीम वगैरह हम लगाते हैं, वो जीवाणुओं पर क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है, और अधिशोषित होकर उनको वहां से नष्ट कर देती है, उनको किल कर देती है, उनको मार देती है। इस तरह क्लियर हो गई बात सबको? समझ में आ गया सबको? अधिशोषण के अनुप्रयोग दोबारा ध्यान से पढ़ोगे, इस वीडियो को दोबारा देखोगे ना, तो सबको याद हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, ये अधिशोषण टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो आज हमने पढ़ा है उसको मैं 5 मिनट में दोबारा से रिवाइज कर देता हूं जल्दी जल्दी। देखो, सबसे पहले हमने बात की अधिशोषण के प्रकार की। अधिशोषण जब गैस का होता है किसी ठोस की सतह पर, तो हमने देखा अधिशोषण 2 प्रकार से होता है, एक तो भौतिक अधिशोषण होता है और एक रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, वीक वान डेर वाल बॉन्ड, जबकि रासायनिक अधिशोषण में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन दोनों में अंतर देखा हमने, ये अंतर सबको याद होनी चाहिए, ये तुलना देखी हमने तो सबको पता होनी चाहिए भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण की तुलना। इसके बाद में एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखा, ताप समान करके दाब में परिवर्तन करते हैं तो अधिशोषण की मात्रा में क्या चेंज आता है उसको हमने देखा। ठीक है, और हमने ग्राफ खींचा, प्राइमरी इक्वेशन देखी, x अपॉन m पर घात x अपॉन m बराबर kp पर घात 1/n। यहाँ x अपॉन m अधिशोषण की मात्रा को दर्शा रहा है, p दाब को, k स्थिरांक को, और 1/n किसको दर्शा रहा है, घातांक को। 1/n का मान डिपेंड करता है किस पर, अधिशोषक और अधिशोष्य की प्रकृति। इस तरह का ग्राफ आया। इस ग्राफ को हमें पता याद रखना है, ये ग्राफ सबको समझ में आना चाहिए। x अपॉन m और दाब p के मध्य ग्राफ खींचा है हमने, ये उच्च दाब पर x अपॉन m का मान स्थिर हो जाता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद हमने इसका लॉग फॉर्म देखा, log x अपॉन m बराबर log k प्लस 1/n log p, और ये जो log x अपॉन m बराबर log k प्लस 1/n log p, ये एक सरल रेखा समीकरण है, y बराबर mx प्लस c टाइप की इक्वेशन है। यहाँ हमने log x अपॉन m log p के बीच में ग्राफ खींचा, जिसका अंतःखंड आया 1/n के बराबर। ठीक है, समझ में आ गई बात? सॉरी, जिसका अंतःखंड नहीं, स्लोप 1/n के बराबर है, अंतःखंड तो log k के बराबर है और स्लोप 1/n के बराबर है, ये ध्यान। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अलग अलग ताप ले लिए, अलग अलग ताप पर x अपॉन m और p के बीच में ग्राफ खींचे। ताप अलग अलग पर खींचते हैं तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे x अपॉन m में क्या आती है, कमी आती जाती है। ठीक है, सॉल्यूशन अवस्था में, विलयन अवस्था में अधिशोषण भी गैसीय अधिशोषण के समान ही होता है। यहाँ पर विलयन में से उपस्थित पदार्थ का अधिशोषक अपनी सतह पर अधिशोषण कर लेता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये निम्न ताप पर होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर यह भी बढ़ता है, सांद्रता पर डिपेंड करता है, और अधिशोषक और अधिशोष्य की प्रकृति पर डिपेंड करता है। फिर हमने क्या किया, यहाँ फ्राइडलिक इक्वेशन को यूज में लिया। फ्राइडलिक इक्वेशन को इस पर अप्लाई कर सकते हैं, केवल यहाँ p का हटाना है और c को लगाना है। x अपॉन m बराबर k c पर घात 1/n, इसका लॉग फॉर्म लिया, लॉग फॉर्म करके log x अपॉन m और log c के बीच में ग्राफ खींचा। ठीक है, इसके बाद में हमने देखे इनके अनुप्रयोग, जो आपको समझ में आ गए। ये सारे अनुप्रयोग हैं अधिशोषण। तो ये अधिशोषण टॉपिक हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताएं।